गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है गुरिल्ला टैक्टिक्स ऑफ शिवाजी महाराज। हम इसमें समझने की ये कोशिश करेंगे कि गुरिल्ला टैक्टिक्स होती क्या है और गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल शिवाजी महाराज ने किस तरह से किया अपने अपोनेंट्स के खिलाफ। कई सारे युद्धों की हम बात करेंगे, मतलब बहुत डिटेल में तो बात नहीं कर पाएंगे कई सारे युद्धों की, क्योंकि युद्ध में बहुत कुछ हुआ था। लेकिन मैं स्पेसिफिक आपको जो गुरिल्ला टैक्टिक्स इस्तेमाल करी गई थी उसके बारे में बताऊंगा। और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं गुरिल्ला टैक्टिक्स में, कि कौन कौन से मेथड से हम लोग गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं अपने अपोनेंट के खिलाफ। पहले तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर है क्या? तो गुरिल्ला वॉरफेयर एक इरेगुलर फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है। तो जो क्वेश्चन आपका आता है कि मराठा इरेगुलर वॉरफेयर, तो उसमें यही जो गुरिल्ला टैक्टिक्स वाले जो मेथड्स हैं आप लिख सकते हो, एकदम सेम आंसर रहेगा, दोनों का कोई अंतर नहीं होगा। गुरिल्ला वॉरफेयर एक ऐसी वॉरफेयर है जिसमें बहुत कम लोग होते हैं, आपके पास संख्या कम है, संख्या बल कम है आपके पास सैनिकों का, और वो तेज़ी से हमला करेंगे दूसरी आर्मी के खिलाफ और तेज़ी से हमला करके भाग जाएंगे। और फ़ायदा उठाएंगे किसका? अपने रीजन का, माउंटेन्स का या जंगलों का। कि अचानक से हमला किया तेज़ी से, बहुत तेज़ी से हमला होता है और तेज़ी से हमला करने के बाद वापस जंगलों में जाके छुप जाना है। अब यहाँ पे वो सब नहीं चलेगा ट्रेडिशनल कि हम तो युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे, हम तो युद्ध में पीठ दिखा के नहीं भागेंगे। भागना पड़ेगा, आपको पीछे हटना पड़ेगा। एक तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम युद्ध में भागेंगे नहीं, ये कहाँ से एक कंसेप्ट बन गया। क्योंकि टैक्टिकल रिट्रीट करना और समझदारी से पीछे हटना युद्ध में बहुत ज़रूरी होता है। भागना भी पड़ेगा आपको युद्ध में, और वो ज़रूरी है, वो युद्ध का पार्ट है। अगर आपकी सेना थक रही है तो आपको पीछे हट के आप अपना लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करोगे कि नहीं? अगर आपकी सेना थकने लगी तो आप पीछे हट के खाना खाओगे, पानी पियोगे और दवाई वगैरह लोगे जो घायल सैनिक है उनके लिए। वो ज़रूरी है, आपको पीछे हटना पड़ेगा। यहाँ पे वो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ वॉरफेयर नहीं चल सकता आपका। और उसी वजह से भारतीय राजाओं को बहुत नुकसान भी हुआ कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीठ नहीं दिखाएंगे, जिसकी वजह से हार भी हुई भारतीय राजाओं की कई बार। लेकिन ये काम शिवाजी महाराज ने नहीं किया। वो जानते थे, उन्होंने सही मतलब समझा था। अगर आपने महाभारत भी पढ़ी है या देखी है तो कृष्ण जी कभी ये नहीं कहते हैं कि हम छल का इस्तेमाल नहीं करेंगे युद्ध के अंदर। और यहाँ तो कोई छल की बात भी नहीं, यहाँ पे तो है कि आपको रिट्रीट करना है, टैक्टिकली रिट्रीट करना है, आपको छुप के हमला करना है। भाई जब राम जी ने भी बाली पे छुप के हमला किया, अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से पितामह पे बाण चलाए, तो ये तो हमारे कल्चर में भी नहीं है कि हम छुप के हमला नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि आपके पास संख्या बल कम है, दोनों इक्वल फ्रंट पे नहीं है। रेगुलर वॉरफेयर कैसे होता है कि भाई दो सेनाएं हैं, चलो इक्वल ना हो लेकिन एक प्लेन रीजन में दो सेनाएं आपस में सामने सामने आके भिड़ रही हैं। बट यहाँ पे इरेगुलर है, यहाँ पे एक तो आप बता के हमला नहीं कर रहे हो, वहाँ पे तो युद्ध हो रहा है, पता चल रहा है कि प्लेन रीजन है, दोनों आमने सामने आके युद्ध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बिना बताए आप अचानक से सरप्राइज अटैक कर रहे हो अपने अपोनेंट के खिलाफ, अचानक से हमला कर रहे हो। और तो अब इस वॉरफेयर में हमको ये देखना है कि किस किस तरह से टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टेक्निक्स क्या होती थी, शिवाजी महाराज क्या करते थे, जैसे कोई मुगल सेना वहाँ से जा रही है, उनके रीजन से जा रही है, तो वो क्या करेंगे? तो मराठे क्या करते थे कि एक साइड से वो बजाने लगेंगे अपना शंख, या फिर जो वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बजाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो बड़ा सा जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आवाज़ निकलती, तो वो एक तरफ से बजाने लगेगा कोई मराठा। तो जो बड़ी सी मुगल सेना है उसकी टुकड़ी में आपको डिसऑर्गेनाइज करना है उसकी टुकड़ी को। जैसे बड़ी सी सेना जा रही है, एक तरफ से आपने आवाज़ निकाली तो सेना उस तरफ जाने लगेगी कुछ सेना, फिर आपने कुछ देर बाद दूसरी साइड से आवाज़ निकालनी शुरू कर दी, फिर तीसरी साइड से आवाज़ निकालनी शुरू कर दी, फिर चौथी साइड से आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं से आवाज़ निकालना शुरू कर देंगे तो घबराहट के मारे मुगल सेना उस डायरेक्शन में भागने लगेगी और डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी। और जैसे ही डिसऑर्गेनाइज हुई मुगल सेना, आप उन पर हमला बोल दीजिए। क्योंकि जब तक वो ऑर्गेनाइज है, उनके पास संख्या बल है, जब वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो टुकड़ियों में टूट जाएंगे, और जब टूट जाएंगे तो उनका संख्या बल कुछ कम हो गया, आप उनके ऊपर हमला करिए और हमला करके वापस भाग जाइए अपने पहाड़ों में। इसीलिए औरंगज़ेब शिवाजी महाराज को बोलता था पहाड़ी चूहा। वो तो अलग बात है कि इस चूहे ने कैसे उनकी पूरी सल्तनत को कुतर दिया और कैसे मुगल का इवेंचुअल डिक्लाइन हुआ भारत में। मराठा सबसे बड़ा रीज़न था मुगल डिक्लाइन का। दक्कन में जो युद्ध लड़ा मुगलों ने और जितना उनका पैसा खर्चा हुआ, जितना उनको जंगलों में घुमा दिया,
शिवाजी महाराज ने, उनका उससे डिक्लाइन हुआ, उनका पूरा सिस्टम बिगड़ गया मुगलों का, उनके जागीरदारी सिस्टम में सारे फ्लॉज निकल के सामने आ गए। तो गुरिल्ला टैक्टिक्स में क्या क्या हो रहा है इस पर हम बात करते हैं। तो एक तो मैंने बात करी कि हिट एंड रन टैक्टिक्स की, किस तरह से आपको हमला करके और वहाँ से तेज़ी से निकलना होता है जहाँ पे आपने हमला किया है। फिर क्या टैक्टिक्स है, फिर है डिस्ट्रैक्शन वाली, जो मैंने अभी बात करी कि डिस्ट्रैक्शन कैसे करना है कि डिफरेंट साइड से आप आवाज़ें निकालना शुरू कर दीजिए, जिससे उनको लगेगा कि सेना इस तरफ से आ रही है या इस तरफ से आ रही है। उनको कंफ्यूज कर दीजिए कि सेना हमला कहाँ से करने वाली है, जिससे उनकी आर्मी में भगदड़ मच जाए और वो डिसऑर्गेनाइज हो जाए, तब आप उनके ऊपर हमला करिए। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन की टेक्निक हो गई कि किस तरह से आपने उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग एक युद्ध की बात करते हैं, आपको मज़ा भी उसी में आएगा कि थोड़ी सी कहानी के फॉर्म में चीज़ें चलेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक युद्ध है 1659 का, बैटल ऑफ प्रतापगढ़। आप लोगों ने बहुत सारी रील्स वगैरह में कभी शायद देखा हो कि वो जो जिससे गले मिलते हैं शिवाजी महाराज, एक है अफजल खान, जिससे गले मिल के वो उसको मारते हैं और गले मिलते टाइम ही मार देते हैं। तो वो तो आपको शायद कभी आपने किसी ने रील देखा होगा या एक क्लिप देखा होगा तो आपको लगा होगा कि तो 30 सेकेंड में या 40 सेकेंड में उसको मार दिया, लेकिन उसकी प्लानिंग जो पीछे की है, उसके पीछे की जो गुरिल्ला टैक्टिक्स है, वो जब आपको समझ में आएगी तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी कमाल की टैक्टिक्स है जिससे आप बड़े से बड़े ओपोनेंट को हरा सकते हो। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शिवाजी महाराज हैं कौन और ये कहाँ से आ गए इसमें। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मराठा एम्पायर की फाउंडेशन रखी, तो फाउंडेशन रखने का मतलब ये है कि उनसे पहले कोई नहीं रहा होगा राजा, है ना, उन्होंने फाउंडेशन रखी है। तो ये हुआ कैसे, थोड़ा सा इसका मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। देखिए, 1630 से 1680 तक शिवाजी महाराज 50 साल तक उनका राज था। तो इस समय भारत में जो नॉर्थ है, यानी जो भारत का नॉर्दर्न हिस्सा है, वो तो पूरा मुगल से हो चुका है, पूरा एरिया मुगल का है। सबसे बड़ा एम्पायर उस समय में भारत में मुगल एम्पायर है, पूरा सबसे बड़ा उनका रीजन है। और जो दक्षिण का क्षेत्र है, नॉर्थ में कौन हो गया, मुगल्स हो गए। साउथ में या जो दक्षिण का क्षेत्र है जिसको दक्कन बोलते हैं, दक्कन, दक्कन का क्षेत्र यानी दक्षिण का क्षेत्र, वहाँ पे बहुत सारी मुस्लिम शाहीज़ हैं, मुस्लिम शाहीज़, और वो हैं शिया सेक्ट से। जैसे मुस्लिम में दो सेक्ट होते हैं, एक होता है सुन्नी, एक होता है शिया। तो मुगल सुन्नी है जो नॉर्थ में है पूरे, और साउथ में यानी दक्कन में शिया सल्तनत हैं, दो तीन हैं, जैसे निज़ाम शाही है, कुतुब शाही है, आदिल शाही है। ठीक है, इस तरह से सल्तनत है। मैं एक मैप लगा देता हूँ कि कौन सी सल्तनत कहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो आदिल शाही आपको दिखाई दे रही है, आदिल शाही, इस आदिल शाही में शिवाजी महाराज के जो पिताजी हैं शाहजी महाराज, वो जागीरदार हैं। इस आदिल शाही में शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी महाराज एक जागीरदार हैं। जागीरदार क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो शिवाजी महाराज शाहजी महाराज के लड़के हैं, यानी एक जागीरदार का लड़का है शिवाजी महाराज। शिवाजी एक जागीरदार के लड़के हैं। और होता ये है कि जो शाहजी महाराज है उनको आदिल शाह ने फर्दर साउथ में, यानी जहाँ पे अभी आदिल शाह आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से फर्दर साउथ में यानी कर्नाटक में कैंपेन करने के लिए भेजा हुआ है। तो शाहजी महाराज ने शिवाजी महाराज को अपनी जागीर दे दी है, पुणे वाली। शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में, जहाँ पे आदिल शाही इस समय है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ है। और दक्खन में चले गए हैं शाहजी महाराज। तो अपनी जो जागीर पुणे वाली है वो शिवाजी महाराज को दे दी है उन्होंने, उनकी माता जीजाबाई के अंडर। मतलब जीजाबाई बड़ी हैं तो वो संभाल रही हैं, जो उनकी माता है उनका भी कैरेक्टर बहुत फैसिनेटिंग है और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। जो उनकी माता जी हैं जीजाबाई, जीजाबाई नाम था, जीजाबाई भोसले। तो अब है क्या ना कि जागीरदारी संभाल रहे हैं शिवाजी महाराज आदिल शाह की। ठीक है, तो जब शिवाजी महाराज 15 साल के थे, 15 साल की उनकी एज थी, तब उन्होंने एक पाटिल था, रांझा गांव का पाटिल, एक गांव था रांझा गांव, रांझा गांव का एक पाटिल था जिसने एक महिला के साथ बदसलूकी की थी। ठीक है, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि आदिल शाही में ये करना, किसी लड़की के साथ बदसलूकी करना कोई जुर्म नहीं था। मतलब एक तो है कि आपने जुर्म किया और आपको सज़ा नहीं हुई,
एक है कि वो जुर्म है ही नहीं, ये हाल चल रहा था। तो शिवाजी महाराज ने एज जागीरदार उस रांझा गांव के पाटिल को सजा दी और उसके हाथ पैर तोड़े, उसके हाथ पैर तोड़े जिसने ये किया था। तो वहाँ से एक जनता में मैसेज गया कि ये कोई नया इंसान आया है जो सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहा है, कि जो आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी आ, लड़की के खिलाफ किसी ने बदसलूकी करी तो उसको सज़ा मिली हो, ये पहली बार हुआ। तो सब चौंक गए कि ये कौन लड़का है, ये कौन आया है यहाँ पे। तो एक तो मैसेज उन्होंने वहाँ से ही दे दिया था कि ये क्या करने वाले हैं, ये कोई शांत बैठने वाले इंसान नहीं है। फिर वो जागीरदारी को संभाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीप में कहानी में नहीं जाएंगे। तो वो जागीरदारी को जो संभाल रहे हैं तो उन्होंने क्या किया ना, अब उन्होंने किले जीतने शुरू किए। अब आप सोचोगे कि सर अगर वो जागीरदार हैं तो किले तो उनके ही हैं। नहीं, उनके नहीं हैं, जागीरदार हैं। हाँ, वो बात सही है आपकी, किले वो संभाल रहे हैं। बट अल्टीमेटली किले किसके हैं? अल्टीमेटली तो आदिल शाह के हैं ना। अल्टीमेटली तो आदिल शाह के अंडर वो किलों को संभाल रहे हैं। लेकिन उन्होंने उस किले पे हमला करके वहाँ के जो किलेदार हैं उनसे किला छीन लिया। तब वो उनका स्वतंत्र इंडिपेंडेंट किला हो गया जो उनके पास है, जो स्वराज्य का किला है। अभी वो सारे किले आदिल शाह के हैं, लेकिन जब तक वो स्वराज्य का किला नहीं होगा, यानी शिवाजी महाराज खुद नहीं जीतेंगे उसको, तब तक वो उनके अंडर नहीं आएगा। तो शिवाजी महाराज ने ऐसे करते करते कई सारे आदिल शाह के किले जीत लिए। थे उनके ही किले, लेकिन वो आदिल शाह के अंडर थे, यानी जो किलेदार था वो आदिल शाह का था। तो उनको हरा करके उन्होंने किले जीतने शुरू किए उस क्षेत्र में। तो धीमे धीमे समय बीतता गया और जब आया, अब आ गया 1659। 1630 में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है। 29 साल बाद 1659 में जब आदिल शाह को लगा कि ये जो लड़का है ये हद से आगे बढ़ चुका है, और इसका जो पिता है शाहजी, वो हमारे यहाँ जागीरदार है, और ये जागीरदार का लड़का ये हमारे किले जीत रहा है और हमको चैलेंज कर रहा है, तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो आदिल शाही ने, कई लोगों को लगता है कि जो अफजल खान था वो मुगल्स ने भेजा था। नहीं, मुगल्स ने नहीं भेजा था। जो अफजल खान था उसको आदिल शाह ने भेजा था शिवाजी महाराज को ख़त्म करने के लिए। तो आदिल शाह ने अपॉइंट किया कि कौन जाके उस शिवा को ख़त्म करेगा। शिवा बोलते थे वो लोग शिवाजी को, शिवा। कौन उस शिवा को ख़त्म करेगा? तो अफजल खान ने इस मुहिम को स्वीकार किया कि मैं जाऊंगा और उस शिवाजी का खात्मा करूंगा। और बोलते बोलते अफजल खान ने बहुत अपनी बड़ाई कर दी। उसने कहा कि शिवा को पकड़ के लाने के लिए मैं उसको बेड़ियों में बांध के लाऊंगा। अफजल खान ने बोला पूरे भरे दरबार में, आदिल शाह के दरबार में, कि उस शिवाजी को मैं बेड़ियों से बांध के लाऊंगा और उसको पकड़ने के लिए मुझे अपने घोड़े से भी नहीं उतरना पड़ेगा। वो तो बाद में मालूम चलेगा कि घोड़े से उतरना पड़ेगा या जीवन से ही उतर जाना पड़ेगा, वो तो आगे हम देखेंगे। तो इतना बड़ा बड़ा फेंक दिया कि उसको पकड़ के लाने के लिए मैं जंजीरों में बांध के लाऊंगा और अपने घोड़े से भी नहीं उतरना पड़ेगा। तो ये चलना शुरू करता है कहाँ पे? पुणे साइड, पुणे में है। वो चलना शुरू करता है रास्ते में, ठीक है। और भाई वहाँ पे उस समय ना पहुँचने में समय लगता था 4-5 महीने, क्योंकि भाई उस समय कोई कार वार तो है नहीं, घोड़े से जाना है। और एक तो थोड़ा रास्ता लंबा है और पूरी सेना लेकर के जानी है, तो रुक रुक के वो जाते थे आराम आराम से, तो समय लगता था पहुँचने में। तो जब शिवाजी महाराज को पता चला कि अफजल खान आ रहा है स्वराज्य में, और शिवाजी महाराज का जो स्पाई सिस्टम था वो भी बहुत स्ट्रांग था, कि मतलब जासूस उनके जो रास्ते में थे वो बता देते थे कि ट्रूप का मूवमेंट कैसे हो रहा है, अफजल खान कहाँ तक पहुँच चुका है और कैसे वो आने वाला है, ठीक है। और अफजल खान 10,000 की सेना लेके आ रहा था, 10,000 की सेना। और शिवाजी महाराज की सेना उस समय सब जोड़ जाड़ भी आप लें, मतलब जितना हो सके, मतलब बहुत स्ट्रेच करके भी अगर आप सब जोड़ लें सैनिकों को, तो 1500 से ऊपर नहीं होगी, 1500 बस, इतनी सेना थी। और अफजल खान की सेना 10,000 या उससे भी ऊपर थी। 10,000 तो एक नंबर है, उससे और भी ज़्यादा ऊपर की सेना थी, 10,000 से भी ऊपर की सेना थी। तो अब आप समझिए कि शिवाजी महाराज पुणे में है और अफजल खान जो है आ रहा है उनके स्वराज्य को टेक ओवर करने के लिए, है ना, जो शिवाजी महाराज ने किले जीते हैं। तो अब शिवाजी महाराज अपना कंसल्ट कर रहे हैं अपने लोगों से, जो बाकी के लोग हैं, कि क्या किया जाए। 10,000 की सेना है, क्या करें, लड़ें कि समर्पण कर दें, क्या करें।
तो जो शिवाजी महाराज के मिनिस्टर्स थे वो कह रहे थे कि राजे आप समर्पण कर दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी सेना से लड़ना आसान नहीं होगा। अगर आप समर्पण कर देंगे तो फिर कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि ये जो अफजल खान है ये धोखेबाज आदमी है, क्योंकि इसने एक और हिंदू राजा को मारा था। उसका नाम था रंगपा। रंगपा ऐसे करके कुछ उनका नाम है। एक हिंदू राजा ने ऐसे ही साउथ में, फर्दर साउथ में कोशिश करी थी आदिल शाही को चैलेंज करने की। तो अफजल खान ऐसे ही आया था उनसे मिलने के बहाने, और गले मिलते हुए रंगपा को मार दिया था। मतलब जो कोई और हिंदू राजा थे, रंगपा नाम था उनका, ऐसे करके मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, रंगपा ऐसे नाम था। तो उस हिंदू राजा को मिलने बुलाया और मिलने बुलाने के बहाने गले मिलते हुए उनको मार दिया था। तो शिवाजी महाराज को लगा कि अगर हम समर्पण करते हैं, संधि करते हैं, तो भी क्या होगा, तो ये मुझे मार ही देगा। ऐसा तो है नहीं कि छोड़ देगा। अगर हम संधि कर देंगे तो मैंने बगावत करी है आदिल शाह के खिलाफ, तो ये छोड़ने तो मुझे वैसे भी नहीं वाला। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि नहीं, समर्पण नहीं करेंगे, कुछ प्लान बनाते हैं इसका। तो शिवाजी महाराज ने एक किले का निर्माण करवाया जो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के किले का निर्माण करवाया। शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि मैं उससे प्रतापगढ़ में मिलूंगा, क्योंकि प्रतापगढ़ के आसपास आप देखोगे जंगली एरिया है। मैं यहाँ पे आपको लगा दूंगा इमेज, आगे लगाऊंगा अभी नहीं। तो अब आप समझो कि चलते चलते अफजल खान जो है वाई तक आ चुका है। वाई, वाई एक जगह का नाम है, WAI, वाई। वाई पर आ चुका है। जो वाई एरिया है वो प्लेन एरिया है, वहाँ पे पहाड़ वहाड़ नहीं है, ठीक है। और मान लो ये वाई है, तो ये प्रतापगढ़ है। तो वाई से प्रतापगढ़ का रास्ता लगभग 50 किलोमीटर का है, ठीक। तो अफजल खान वाई में आके अपना कैंप लगा चुका है। अब अफजल खान भी नहीं चाहता है कि शिवाजी महाराज के जंगलों में जाएं, क्योंकि थोड़ा बहुत डर तो उसको भी है ना कि जंगलों में जाएं तो पता नहीं क्या हो जाए। तो वाई से अफजल खान शिवाजी महाराज को पत्र लिखता है कि तुम हमसे वाई में मिलने के लिए आओ। और देखो, अफजल खान एकदम प्यारी प्यारी बातें कहता है कि आप आओ, तो जो आपने किले जीते हैं, ठीक है, वो आदिल शाह को सौंप दो। वो तो किले आदिल शाह के हैं ना जो आपने जीते हैं, तो वो हमें सौंप दीजिए। तो हम आदिल शाह से बात करके आपको एक बड़ी जागीर दिलवा देंगे, है ना, एक बड़ी जागीरदारी दिलवा देंगे। भाई जागीरदारी छोटी हो बड़ी हो, है तो गुलामी। तो गुलामी शिवाजी महाराज करने नहीं वाले थे। तो इसने कहा कि आप वाई में आके मिलो। पर शिवाजी महाराज जानते थे कि वाई में मिलना खतरनाक है, क्योंकि प्लेन रीजन है। तो प्लेन रीजन में तो उनकी सेना इफेक्टिव होगी नहीं कि प्लेन रीजन में जाकर के उनसे मिलने लगे, है ना। तो अब कई लोग ना शिवाजी महाराज के बारे में, जो बेवकूफ़ लोग हैं या कम दिमाग वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि शिवाजी महाराज डरते थे, देखो वो उससे मिलने के लिए नहीं गए प्लेन एरिया में। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप कुएं में क्यों नहीं कूदते, आप डरपोक हो क्या, तो आप क्या जवाब दोगे? भाई इसमें डरपोक की बात कहाँ से आ गई, आप कुएं में क्यों कूदोगे? अब कोई कहे कि तुम खाई से कूदते नहीं हो यार, तुम डरपोक आदमी हो, ये कोई बात हुई? क्यों क्यों हम आत्महत्या करने जाएंगे? जब आप जानते हो कि आपके पास संख्या बल नहीं है, तो आप कैसे लड़ सकते हो प्लेन एरिया में? और संख्या बल नहीं है क्या, ये शिवाजी महाराज की गलती है? भाई तुम लोग इतने साल से, मुगल हो गए, आदिल शाह हो गए, इतने सालों से, 100 सालों से, 150 सालों से भारत को लूट रहे हो, इतने सारे राज्य जीत चुके हो, तो तुम्हारे पास हर राज्य की सेना है। तुम 150 साल पुराने एम्पायर हो। हम कितने पुराने, 10 साल पुराने, और 10 साल में तुम्हारी हालत खराब करके रख दी है। तो सेना बल तो कम रहेगा ही। तो वाई में वो शिवाजी महाराज जाना नहीं चाहते। तो शिवाजी महाराज अब खेलते हैं डिप्लोमेसी और गुरिल्ला टैक्टिक्स, जिसको मराठी में गनीमी कावा बोलते हैं। गनीमी कावा में डिप्लोमेसी का भी उतना ही रोल है कि किस तरह से अपने जो विरोधी है उसको अपनी टेरिटरी में लेकर के आए। एक पॉइंट आप पढ़ोगे मेरे नोट्स में जो मैं भेज चुका हूँ आपको, एम्बुश। गुरिल्ला टैक्टिक्स में एक पॉइंट आएगा एम्बुश। एम्बुश का मतलब कि घात लगा के हमला करना। तो घात लगा के हमला करने के जो स्टेप्स हैं, उसमें पहला स्टेप यही है कि आप अपने दुश्मन को अपने एरिया में लेकर के आइए। पहला स्टेप यही है। तो आप कैसे लेके आएंगे? भाई ये वाई है, ये प्रतापगढ़ है, बीच में जावली के जंगल है, मतलब जंगली एरिया जो शिवाजी महाराज को बेनिफिट करेगा। ये प्रतापगढ़, ये वाई, बीच में जावली, जावली के जंगल है। तो ये जंगल में आना नहीं चाहता अफजल खान। लेकिन शिवाजी महाराज क्या करते हैं, अपने एक
जो है क्या बोलते हैं उसको, दूत को भेजते हैं। उनका नाम था गोपीनाथ, गोपीनाथ पंत। अपने दूत को भेजते हैं शिवाजी महाराज अफजल खान के पास अपना पत्र लेके। तो गोपीनाथ पंत क्या बोलते हैं उनको, कहते हैं कि जाते हैं उनसे बोलते हैं कि अफजल जी, शिवाजी महाराज का पत्र है कि आप उनसे आके प्रतापगढ़ पे मिलिए। तो अफजल खान कहता है हम क्यों जाएं प्रतापगढ़ पे मिलने, उसे बुलाओ यहाँ वाई में। तो गोपीनाथ कहते हैं कि देखिए, अगर आप प्रतापगढ़ में आते हो तो जितने किले हमने जीते हैं शिवाजी महाराज आपको समर्पण करने के लिए तैयार हैं। मतलब वो शांति प्रस्ताव के लिए तैयार हैं। वो अपने सारे किले आपको दे देंगे, वो किले आप ही के हैं, वो किले तो आप ही के हैं। और इस तरह से अफजल खान को बोलते हैं कि हुजूर, आपको नहीं पता अंदर की बात, वो सिवा डर गया है, वो सिवा डर गया है आपसे। आप इतने लंबे चौड़े, और वो लंबा चौड़ा था, अफजल खान साढ़े छः फीट का था, और शिवाजी महाराज की हाइट छोटी थी, 5 साढ़े 5 फुट की थी। कई लोग तो इसी में खुश रहते हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप है ना, तो कई लोग कहते हैं महाराणा प्रताप 8 फुट के थे और वो 60 किलो का वो भाला लेके चलते थे, और 50 किलो का पहनते थे आर्मर। ऐसा नहीं होता, ये सब एग्जैजरेटेड बातें हैं। क्योंकि जब आप अपने हीरोज़ के बारे में पढ़ना नहीं चाहते हो ना, तब आप उनको उनकी हाइट से, या कितना बड़ा वो भाला लेके चलते थे, कितनी बड़ी तलवार लेकर के चलते थे, इन सब चीज़ों से एट्रीब्यूट करते हो। भाई अगर आप उनकी तारीफ़ करना चाहते हो तो उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ना चाहते नहीं हो तो आप कहते हो कि वो भाला इतना लेके चलते थे, वो ये इतना बड़ा आर्मर पहन के चलते थे। जबकि मैंने आपको बताया कि गुरिल्ला टैक्टिक्स में बहुत भारी चीज़ें पहन के आप युद्ध कर ही नहीं सकते हो। और वो 60 किलो तो फालतू की बात है, इतना तो एग्जैजरेटेड है कि उतना तो कोई पहन ही नहीं सकता। तो गोपीनाथ पंत कहते हैं अफजल खान को, हुजूर आपको नहीं पता अंदर की बात, वो सिवा डर डर गया है आपसे, वो बहुत डरता है आपसे। अरे वो छोटा सा जागीरदार है, हम लोग को पता नहीं कहाँ से उसने फंसा लिया अपने लिए काम करने के लिए। हम तो डरे रहते हैं कि कब आप आके हम पे हमला कर दे। हम खुद चाहते हैं कि आपसे मिल जाएं। तो आप एक काम करिए, उससे प्रतापगढ़ में मिलिए और फिर जो है संधि प्रस्ताव कर लीजिए। वो बहुत डरता है आपसे, आप उससे प्रतापगढ़ में आके मिलिए, वो वाई में नहीं आएगा आपसे मिलने। और तो जो भी आपको किले विले हैं हम आपको सुपुर्द कर देंगे, किले हम आपको दे देंगे, और जो पैसे आपको चाहिए होंगे आपकी सेना को हम वो भी दे देंगे, आप आके मिलिए। तो शुरू में तो ये नहीं मानता है अफजल खान, लेकिन धीमे धीमे वो मान जाता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, 5 से 6 महीने की कहानी है पूरी, कि किस तरह से उसके साथ डिप्लोमेसी खेल के उसको मनाते हैं कि वो प्रतापगढ़ में आए अफजल खान मिलने के लिए। वो पहले नहीं मानता है, फिर लास्ट में वो मान जाता है कि हम आएंगे मिलने के लिए। तो ये उन्होंने एक चाल खेली ये बोलने की कि सिवा डर गया है ना। शिवाजी महाराज किससे डरने वाले थे भाई, है ना, वो डरने वाले इंसान तो थे नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा उसको कह दिया अफजल खान को। तो अफजल खान को लगा कि सही में डर गया होगा, हमारी 10,000 की सेना है, उसकी सेना कुल मिला के 1,000 की होगी, 1,500 की होगी, डर गया हमसे। तो अफजल अफजल खान कहता है कि ठीक है, हम प्रतापगढ़ में मिलने के लिए आएंगे आपसे अपनी सेना को लेकर के। ठीक है। तो अच्छा, पहले तो ये बात थी कि आप प्रतापगढ़ में आके मिलिए। फिर शिवाजी महाराज एक और चाल खेलते हैं। एक और चाल ये खेलते हैं कि प्रतापगढ़ पे कितने लोग आएंगे ये भी हम डिसाइड करते हैं। तो फिर गोपीनाथ पंत को भेजा। अब गोपीनाथ पंत ने कहा कि देखिए हुजूर, प्रतापगढ़ जो किला है उसके बेस में, यानी उसके नीचे वाली साइड में एक शामियाना हम लगा देंगे। उस शामियाने में आप शिवाजी महाराज से मिल लीजिए, जो संधि की शर्तें हैं वो डिसाइड कर लीजिए, वहाँ पे एकदम आप बातचीत करिए। लेकिन एक शर्त है कि आपके बस कुछ सैनिक होंगे और शिवाजी महाराज के कुछ सैनिक होंगे, बाकी आपकी सेना दूसरी साइड पे रहेगी। जैसे वहाँ पे क्या था ना, देखो मैं यहाँ पे इमेज लगाता हूँ, ये प्रतापगढ़ का किला है। ठीक है। इस प्रतापगढ़ के किले के सामने, इस फोटो में नहीं दिख रहा होगा, इस प्रतापगढ़ के किले के सामने एक नदी है कोयना, KOYNA, कोयना। एक नदी एक बहती है कोयना। तो गोपीनाथ पंत ने कहा कि आपकी जो मैक्सिमम सेना है वो कोयना नदी के उस पार रहेगी। देखो ये प्रतापगढ़ किला है, ये कोयना नदी है। ठीक। तो गोपीनाथ पंत ने कहा कि अफजल खान की मैक्सिमम सेना कोयना नदी के उस तरफ रहेगी और कुछ सेना कोयना नदी के इस तरफ रहेगी, यानी प्रतापगढ़ के पास रहेगी। ठीक। कुछ सेना, और जितनी सेना आपकी रहेगी उतनी सेना शिवाजी महाराज की रहेगी। और सेना मतलब बहुत ज़्यादा सैनिक नहीं, 10-15, मतलब 10-15 शिवाजी महाराज के लोग रहेंगे, 10-15 अफजल खान के लोग रहेंगे, और शामियाने में मुलाकात होगी, आप अपनी संधि की शर्तें डिसाइड कर लो।
तो अफजल खान कहता है ऐसा क्यों, हम अपनी सेना लेके क्यों नहीं आ सकते। तो गोपीनाथ पंत कहता है अफजल जी आप समझ नहीं रहे हैं, वो शिवा डर गया है आपसे। अगर आप अपनी पूरी सेना लेके आएंगे तो लगता है आपको कि वो डर के मारे अपने बिल से निकलेगा, वो बिल से निकलेगा ही नहीं, वो डर गया है आपसे। तो अगर आप अपनी सेना लेकर के आओगे तो मीटिंग हो ही नहीं पाएगी, हमारी भी जान छूटे इनसे, पता नहीं इनको शौक चढ़ा है बगावत करने का। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप एक काम करिए, आप अपनी सेना को उस तरफ रख दीजिए, वरना वो आपसे मिलेंगे ही नहीं, दिक्कत ये और कोई बात नहीं है, वो आपसे मिलेंगे ही नहीं फिर डर के मारे। तो ये बात होती है। तो अफजल खान कहता है ठीक है। तो देख रहे हो एम्बुश, जो गुरिल्ला टैक्टिक्स है एम्बुश, उसका पहला स्टेप हो गया कि दुश्मन को अपने क्षेत्र में लेकर के आना। ठीक। तो 10 नवंबर 1659, ये एग्जैक्ट डेट है, 10 नवंबर 1659, अफजल खान प्रतापगढ़ किले पर आता है। मैक्सिमम सेना, अच्छा शुरू में तो क्या था ना, वो पूरी सेना लेके आ रहा था। हालांकि हालांकि शर्त तो डिसाइड हुई थी कि 15-15 सेना, या 10 या 15 लोग ही रहेंगे, लेकिन वो हज़ारों की सेना लेके आ रहा था। तो गोपीनाथ पंत ने रास्ते में रोका उसको, जो उनके शिवाजी महाराज के दूत थे, गोपीनाथ पंत ने रास्ते में उसको रोका कि अरे हुजूर, 10 या 15 लोगों की बात हुई थी, आप 1000 लोग लेके कहाँ आ रहे हो। अरे वो नहीं मिलेंगे आपसे, आप कम लोग लेके आइए, वो डर जाते हैं, वो नहीं मिलेंगे आपसे। तो अफजल खान कहता है कि तुम्हारा सिवा कितना डरता है, ये ऐसा डरपोक आदमी तो हमने कभी देखा ही नहीं। चलो ठीक है, हम अपनी सेना को वापस भेज देते हैं। तो अफजल खान भी घमंड में था कि हमारा क्या ही कर लेगा ये। तो सेना वापस भेज दी अफजल खान ने। ठीक है। तो अफजल खान गया उस शामियाने में, और शामियाने को देख के वो चौंक गया कि इतना सुंदर शामियाना, और एक छोटा सा जागीरदार इतना बेहतरीन सजावट कैसे कर दिया है, ये सब तो हमको आदिल शाह में देखने को नहीं मिलता। तो गोपीनाथ पंत कहते हैं हुजूर ये आप ही का है, ये सब टेंट आप ही का है, ये सारे किले आप ही के हैं, सब आपको देने के लिए ही शिवाजी महाराज यहाँ पर आ रहे हैं। तो अफजल खान कहता है कि ठीक है, अब तुम अपने शिवाजी को बुलाओ। और गोपीनाथ पंत कहते हैं ठीक है आप बैठिए, हम बुलाते हैं। तो गोपीनाथ पंत गए, मतलब शामियाना यहाँ पर लगा हुआ है, थोड़ी दूर पर शिवाजी महाराज खड़े हैं। अब गोपीनाथ पंत अफजल खान से बात करके शामियाने से निकले, शिवाजी महाराज के पास आए, और शिवाजी महाराज से कहा महाराज आप जाइए मिलिए उनसे। तो शिवाजी महाराज कहते हैं कि अफजल खान के साथ में एक बंदा है, और वो कौन था, सैयद बंदा। सैयद बंदा जो है वो अफजल खान का बॉडी गार्ड है। तो वो भी उस शामियाने में मौजूद था तलवार लेके। तो शिवाजी महाराज को डर था कि अगर मैंने अफजल खान ने मुझ पे हमला किया और मैंने उस पे हमला वापस में किया, तो वो जो सैयद बंदा है वो मुझे मार सकता है। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि गोपीनाथ कुछ करके उस सैयद बंदा को पहले उस कैंप से बाहर निकालो। अब आप मुझे बताइए, क्या ये डरना है या ये टैक्टिक है। आप एक छोटा सा भी ऐसा लूप होल क्यों छोड़ोगे कि आपकी जान को खतरा हो। अगर आप अफजल खान से भिड़ रहे होगे, तो कहीं सैयद बंदा जो उसका बॉडी गार्ड है अफजल खान का, अगर सैयद बंदा ने आप पे हमला कर दिया तब क्या होगा। इसलिए शिवाजी महाराज ने गोपीनाथ पंत से कहा कि उस सैयद बंदा को भी किनारे करो। तो गोपीनाथ पंत गए। तो अफजल खान अब भड़क गया है, क्योंकि बहुत समय से टाल रहे हैं शिवाजी महाराज, जानबूझ के बहुत लेट कर रहे हैं उससे मिलने के लिए। तो अफजल खान कह रहा है कहाँ है सिवा, लेके आओ, इतनी देर से हम इंतज़ार कर रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आता है। तो कहता है हुजूर मीटिंग हो ही नहीं सकती। तो कह रहा है अफजल खान क्यों नहीं हो सकती, इतने दिन हम सेना को लेकर के आए, इतनी बड़ी सेना को हमने खाना खिलाया, क्यों नहीं हो सकती, हमारा पैसा इतना खर्चा हुआ है। कह रहे कैसे हो कि आपका बॉडी का तलवार लेके खड़ा रहेगा सर पे, तो कहाँ से मीटिंग हो पाएगी। आपको लगता है कभी शांति की बात तलवार लेके हो सकती है। और जो आपका ये तलवार लेके खड़ा हुआ है आपका सैयद बंदा, और ये भी तय हुआ था कि कोई हथियार लेके नहीं आएगा, ना शिवाजी महाराज के पास कोई हथियार होगा, ना अफजल खान के पास कोई हथियार होगा। लेकिन ये अफजल खान के बॉडीगार्ड के पास हथियार था, तलवार, जो था सैयद बंदा। और सैयद बंदा भी काफ़ी चौड़ा था, हट्टा कट्टा था। तो अफजल खान ने कहा कि अच्छा ठीक है सैयद, तुम बाहर जाओ, क्योंकि अफजल खान घमंड में था कि छोटी सी हाइट के शिवाजी महाराज हैं, तो उनको तो हम खुद ही ख़त्म कर देंगे, तो हमें सैयद बंदा की ज़रूरत नहीं है। तो सैयद बंदा को भी टेंट से बाहर भेज दिया, मतलब पूरी प्लानिंग हो चुकी है, उनको बाहर भेज दिया। और शिवाजी महाराज की हाइट छोटी ही थी, कोई ऐसा ना बनाए कि 7 फुट के थे, 8 फुट के थे, नहीं, 5.5 फुट की ही हाइट थी। और हाइट से कुछ नहीं होता है, जो काम आपने किए वो आपका डिसाइड करते हैं कि आप कितने महान हो या कितने महान नहीं हो।
तो अब शिवाजी महाराज जाते हैं शामियाने में, और फिर अफजल खान बोलता है कि आओ शिवा, तुम हमारे दोस्त शाहजी राजे के पुत्र हो। दोस्त रहे होंगे ना अफजल खान और शाहजी। तुम हमारे शाहजी दोस्त, हालांकि दोस्त तो क्या ही थे, जलन की भावना तो उसमें भी थी। तुम हमारे दोस्त शाहजी के बेटे हो, तुम हमारे भतीजे की तरह हो, हम तुम्हारे चाचा की तरह हैं, आओ हमसे गले मिलो। तो वो गले मिलने के लिए बुलाता है। शिवाजी महाराज गले मिलते हैं। अफजल खान ने यहाँ पे अपने कमर में एक खंजर यानी डैगर, खंजर छुपा रखा था। तो उस खंजर को निकाल के वो शिवाजी महाराज की पीठ पे हमला करता है जब वो उनसे गले मिल रहा होता है। लेकिन शिवाजी महाराज पहले से ही तैयारी करके आए थे। उन्होंने अपने वस्त्रों के नीचे आर्मर पहना हुआ था, लोहे का आर्मर पहना हुआ था, जिससे अफजल खान ने जब हमला किया तो कुछ हुआ ही नहीं। अब शिवाजी महाराज की बारी थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ में वाघ नख, मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा, वाघ नख पहना हुआ था, टाइगर क्लॉस। अगर आप ऐसे हाथ खोलोगे तो आपको वाघ नख दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर आपने हाथ ऐसे बंद कर लिया तो ऐसा लगेगा कि आपने कोई रिंग पहनी हुई है, तो वाघ नख दिखता नहीं है। तो ऐसे ही वो आए थे, और जब अफजल खान ने पहले वार किया और उसका वार नहीं, खाली हो गया, उसका वार से कुछ नहीं हुआ, तब शिवाजी महाराज ने अपना वाघ नख निकाला और उसकी पहले तो पीठ पे हमला किया, उसके बाद उसकी अंतड़ियाँ यानी जो पेट पे हमला किया और उसकी अंतड़ियाँ खींच ली बाहर। ये पहला ऐसा वार था जो शिवाजी महाराज के दुश्मनों पे, जो उनको हिला के रख दिया कि बीजापुर यानी जो आदिल शाही है, यानी जो इलाका है बीजापुर का, आदिल शाह का इलाका है, वहाँ का सबसे बड़ा सरदार, सबसे बड़ा सेनापति, जिससे आदिल शाह खुद ही डरता है कि कहीं ये किसी दिन मुझ पे ही ना वो हमला करके राज हथिया ले, उस अफजल खान को एक वार से मारा, उसकी अंतड़ियाँ निकाल ली, इंटेस्टाइन बाहर निकाल ली उस वाघनख से। और जैसे ही ये हुआ, एक चीख निकली अफजल खान की, या खुदा तुमने मारा कैसे मुझे, और ये दगा हो गया, मेरे साथ दगा हो गया। और अब हम वापस आते हैं प्लानिंग पे। इससे एक दिन पहले क्या हुआ था, शिवाजी महाराज ने कहा था कि जब मैं शामियाने में मिलने जाऊंगा तो उस शामियाने से एक आवाज़ आएगी, एक चीख निकलेगी। वो चीख किसकी है इस पे मत जाना। मतलब एक दिन पहले सब उनको मना रहे थे शिवाजी महाराज को कि आप मत मिलने जाइए, आप ही तो हमारे एक उम्मीद हैं, आप ही तो एक हमारे आधार हैं, आप ही चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे हम तो फिर गुलामी में ही जिएंगे। आप उनसे मिलने मत जाइए, कुछ करिए, आप टाल दीजिए इस मीट को। पर शिवाजी महाराज ने कहा नहीं, अगर मैं कल नहीं रहा, एक दिन पहले की बात है, अगर मैं कल नहीं रहा तो मेरे जो बेटे हैं, शिवाजी महाराज के एक लड़के थे 2 साल के, शंभू राजे, उनका नाम था शंभाजी, शंभाजी महाराज, जिनको शंभू राजे बोलते हैं, 2 साल के थे सिर्फ वो शंभू राजे। शिवाजी महाराज 29 साल के थे, क्योंकि 1630 में उनका जन्म हुआ, 1659 की ये बात है। तो शिवाजी महाराज ने कहा अगर मैं कल वापस नहीं आया तो आप 2 साल के शंभू राजे उनको गद्दी पर बैठाइए, मेरी माता जी जीजाबाई, उनके हाथ में आप प्रशासन दीजिए, प्रशासन वो संभालेंगी, और आप स्वराज्य का काम आगे बढ़ाइए। स्वराज्य महत्वाचा, उन्होंने बोला शिवाजी महत्वाचा नहीं, स्वराज्य महत्वाचा, मतलब कि शिवाजी महत्व का नहीं है, स्वराज्य महत्व का है। अगर मैं रहा तो ठीक, तब तो मैं हूँ, अगर मैं नहीं रहा तो शंभू राज्य को आप गद्दी पर बैठाइए और जीजा माता के हाथ में आप स्वराज्य का काम दीजिए और काम आगे बढ़ाइए। और ये बात हुई। तो एक दिन पहले प्लानिंग क्या हुई, प्लानिंग ये हुई कि जो प्रतापगढ़ के आसपास का जंगली एरिया है, रात में मराठा सैनिक जाएंगे और पेड़ों में, झाड़ियों में, सब जगह छुप जाएंगे, और 14 घंटे तक, मतलब पूरी रात वो वहाँ छुपे रहेंगे, जब तक सुबह ये मीटिंग ना हो जाए। उसी में छुपे रहेंगे, जंगलों में छुपे रहेंगे, रात में ये प्लानिंग हो गई थी। तो 600 लगभग मराठे रात भर जंगलों में छुपे हुए हैं। जो बात अफजल खान को नहीं पता, अफजल खान को तो लग रहा है कि सिर्फ 10 लोग हैं, 10 या 15 लोग हैं जो शिवाजी महाराज के रेगुलर सैनिक हैं, लेकिन उन्होंने पूरे जंगल में फैला रखे थे। अब क्या हुआ, जैसे ही चीख निकली तो एक आदमी जो बाहर खड़ा था उसने आवाज़ निकाल के, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं नाम ही भूल गया उसका, रणभेरी, रणभेरी ऐसे कुछ बोलते हैं, रणभेरी बोलते हैं। तो रणभेरी इंस्ट्रूमेंट से ऐसे आवाज़ निकाली। आवाज़ निकालते ही जो जंगलों में शिवाजी महाराज की आर्मी छुपी हुई थी, निकल के उसने हमला किया अफजल खान की सेना पे। अफजल खान की मैक्सिमम सेना तो नदी के उस पार थी, बाकी सेना इस तरफ थी।
तो जितने भी मराठे छुपे हुए थे जंगलों में, नदी के उस पार भी नदी के इस पार भी निकले और एकदम तेजी से हमला शुरू। मार धाड़ एकदम काट रहे हैं, एकदम लगातार एक एक मराठा चार चार को मार रहा है, पांच पांच को मार रहा है। इतना भयानक हमला हुआ। और अफजल खान को जब उसकी आर्मी ने देखा कि इनको तो पूरा पेट चीर दिया है, तो उनकी आर्मी का जो मोराल है वो डाउन हो गया। मोराल बहुत इंपॉर्टेंट होता है युद्ध में। मोराल डाउन हो गया कि हमारे सरदार को ही मार दिया। जैसे ही शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा, वो बाहर जा रहे थे, तो जो सैयद बंदा, जो उसका बॉडीगार्ड था अफजल खान का, वो तलवार लेके दौड़ा शिवाजी महाराज को मारने। लेकिन शिवाजी महाराज का एक बॉडीगार्ड था, जीवा महाला उनका नाम था। शिवाजी, जैसे अफजल खान का बॉडीगार्ड सैयद बंदा था, वैसे शिवाजी महाराज का एक बॉडीगार्ड था जीवा महाला। तो जीवा महाला भी दौड़ा, उसने जाकर के सैयद बंदा का हाथ ही काट दिया। सैयद बंदा शिवाजी महाराज पे हमला करने जा रहा था, इससे पहले कि वो हमला करता, जीवा महाला ने सैयद बंदा का ही हाथ काट दिया। और फिर शिवाजी महाराज वहाँ से निकले, और बाकी जो मराठा थे जो जंगलों में छुपे हुए थे, वो अचानक से आके हमला किए और एकदम मार काट मचा दी। ये है गुरिल्ला टैक्टिक्स, कि छुप करके आपने हमला किया। पहले तो उसको अपनी टेरिटरी में बुलाया, आर्मी में, मतलब अपने एरिया में बुलाया। उसके बाद आपने उसके ऊपर हमला कर दिया तेज़ी से। 10,000 की सेना थी, 3,000 की सेना काट दी गई, उनको मार दिया गया। 5-6 हज़ार ने सरेंडर किया, 5 से 6 हज़ार सैनिकों ने सरेंडर किया 600 सैनिकों के सामने, और 2,000 भाग गए। तो यहाँ पे अफजल खान की सेना पराजित हो गई। और उस समय आप जो वहाँ पे ब्रिटिश थे, तो उन्होंने अपने अखबारों में लिखा है, ब्रिटिशर्स ने, कि कोई शिवाजी है जिसने बीजापुर के सरदार को मार दिया है। तो वहाँ तक खबरें जा रही थी कि ये कोई राजा आया है जिसने सबसे बड़े सरदार को मार दिया। और कैसे मार दिया, ये तो कोई विश्वास ही नहीं कर सकता था। सबको तो ये लग रहा था कि एक और हिंदू राजा का काम ख़त्म, शिवाजी जिसने कोशिश करी रेबेल करने की, उसका काम ख़त्म। लेकिन ये उल्टा ही हो गया कि उन्होंने अफजल खान को मार दिया। तो प्रतापगढ़ के युद्ध की ये स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, जो आपको समझ में आएगी गुरिल्ला टैक्टिक्स का कैसे इस्तेमाल किया। अब आगे बढ़ते हैं और गुरिल्ला टैक्टिक्स में और क्या क्या होता है वो समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, गुरिल्ला टैक्टिक्स में अब हम बात करते हैं कि जो अचानक से अटैक करते हैं ना, सरप्राइज अटैक करते हैं किसी के ऊपर, जो हिट एंड रन का कंसेप्ट है कि हिट करके आप वहाँ से भाग जाइए, या सरप्राइज अटैक करिए। क्योंकि आपके पास सेना कम है और आपको बड़ी सेना से युद्ध करना है, तो आप क्या करोगे, आप यही काम करोगे कि आप हिट करके वहाँ से निकलोगे। अब आते हैं 1664 में। तो 1663 में 1663 में क्या होता है कि जो औरंगज़ेब का मामा है, अब मुग़लों से लड़ाई हो रही है। ये जो अफ़ज़ल ख़ान था, ये आदिल शाह का था, अब लड़ाई हो रही है मुग़लों से। तो ये जो औरंगज़ेब है, उनका जो मामा है शाइस्ता खान, उसको भेजा गया था स्वराज्य में, 1660 में भेजा गया था। और 3 साल तक वो स्वराज्य के कई इलाकों पर लूट मचाता रहा। मतलब स्वराज्य के जो लोग हैं उनको लूटता रहा, कि क्योंकि भाई जो लोग थे वो भी शिवाजी महाराज का सपोर्ट करते थे। तो एक तरह से वो लोगों से बदला ले रहा था, और लोगों के घर जला दिए, लोगों को बहुत वहाँ पे परेशान किया, उन पर अत्याचार किया, उनके खेत जला दिए। मतलब पूरा एकदम तबाही मचा के उसने रख दी थी। और 3 साल तक वो शाइस्ता खान तबाही मचाता रहा, क्योंकि शाइस्ता खान के पास 1.25 लाख की फ़ौज थी, 1,25,000, इतनी फ़ौज शाइस्ता खान के पास थी। वो 3 साल तक पूरे स्वराज्य में एकदम एकदम उसने कोहराम मचा दिया था, जो औरंगज़ेब का मामा था। तो और वो कहाँ पे आके बसा, लाल महल। लाल महल वो जगह है जहाँ शिवाजी महाराज का बचपन बीता था। इस वक्त शिवाजी महाराज कहाँ पर हैं, राजगढ़। राजगढ़ जो किला मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, वो राजगढ़ में है। लेकिन जो लाल महल है वहाँ पे उनका बचपन बीता है, और लाल महल पे आके बैठ गया है शाइस्ता खान, उसने कब्जा कर लिया, और उसके पास 1.25 लाख की फ़ौज है। जो किला है लाल महल का, वहाँ पे 2,500 से 3,000 की फ़ौज है। और जो आउटर सिटी है, यानी जो पुणे की बाहरी शहर है, वहाँ पे 1.25 लाख की फ़ौज है। तो शिवाजी महाराज प्लान करते हैं कि हम घुसेंगे और लाल महल में घुस के इसको इसके घर में मारेंगे। अब मेरा सवाल है कि जो लोग कहते हैं शिवाजी डरपोक थे और जाके किसी से सामने की लड़ाई नहीं कर सकते थे, आपको लगता है कोई बंदा 1.25 लाख की फ़ौज में घुस के, 2,500 से 3,000 के लोगों के बीच किले में घुस के किसी पे हमला कर सकता है? ये कोई बिना बहादुरी वाला, ये बिना करेज वाला इंसान नहीं कर सकता। तो शिवाजी महाराज प्लान बनाते हैं। अब इस प्लानिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि गुरिल्ला टैक्टिक्स के बारे में हमको ज़्यादा बातें करनी है।
वो रात में हमला कर देते हैं। एक शादी का कहते हैं कि प्रोसेशन है, मतलब हिस्टोरिकल इसमें बहुत वो है, विरोधाभास है कि शादी थी या कोई इवेंट था, कोई तो इवेंट हो रहा था लाल महल पे। उस इवेंट का फ़ायदा उठा के शिवाजी महाराज भेष बदल के घुस गए उस इवेंट में अपने 300 सैनिकों को लेकर के। और वो जो 300 सैनिक थे वो धीमे धीमे उन्होंने लाल महल में ही, सोचिए, जा करके शस्त्र छुपा दिए थे। लाल महल के एक एरिया में शस्त्र छुपा दिए थे। और क्योंकि वो शिवाजी महाराज का जो लाल महल है वो बचपन में वो वहाँ रह चुके हैं लाल महल में, तो उनको सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पता हैं। और अगर शाइस्ता खान ने कुछ बदलाव किए होंगे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स में तो वो भी उन्होंने पता करवा लिया था अपने जासूसों से। ये भी एक पॉइंट है गुरिल्ला टैक्टिक्स का कि आप अपने जासूसों को भेजकर पहले सारी जानकारी लीजिए जहाँ पे आपको हमला करना है, कि एंट्री पॉइंट्स कहाँ पे हैं, एग्जिट पॉइंट्स कहाँ पर हैं। जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप हमला नहीं कर सकते हो। जब उनको मालूम चल गया तो वो शादी या जो भी वहाँ पे इवेंट चल रहा था उसके एवज में वो अंदर गए और किचन में वो जाते हैं। मतलब पूरा ऊपर कार्यक्रम चल रहा है, शाइस्ता खान जो है डांस देख रहा है, एकदम बढ़िया से कार्यक्रम चल रहा है। और नीचे शिवाजी महाराज ने क्या किया कि जहाँ पे किचन वाला इलाका था वहाँ से एक लगाई सीढ़ी। लाल महल में अगर आप सीढ़ी लगा देते हो, जो किचन वाला एरिया, अगर वहाँ से सीढ़ी लगाओगे तो सीधा शाइस्ता खान के रूम में आपकी एंट्री हो जाएगी। और सोचो किसी को पता ही नहीं चला ये सब चल रहा है। तो शिवाजी महाराज ने सीढ़ी से ऊपर एंट्री मारी और शाइस्ता खान वहाँ पे सो रहा था। शाइस्ता खान की हालत ख़राब कि ये कहाँ से आ गया, तलवार लेकर के आ गया। और तो शाइस्ता खान से ज़्यादा समझदार तो उसकी बीवियाँ थीं, तो उसकी बीवियों ने क्या किया कि जो ये मशालें जल रही थी, जिससे रोशनी हो रही थी, उसको बुझा दिया। तो अंधेरा हो गया, तो शिवाजी महाराज को दिखा नहीं। तो शाइस्ता खान भागा अपने बिस्तर से, घर में घुस के हमला किया है। एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक है ये 5 अप्रैल 1663 को हुआ था। तो शाइस्ता खान भागा अपने कमरे से, शिवाजी महाराज पीछे भागे तलवार लेकर के। शाइस्ता खान कूद गया पहले फ्लोर से, मरा नहीं, पहले फ्लोर से कूद गया। और कूदते कूदते जब शिवाजी महाराज ने उस पर हमला किया तो उसकी 3 उंगलियां काट दी। मतलब मार तो नहीं पाए शिवाजी महाराज उसको, पर उसकी 3 उंगलियां काट दी। और कभी कभी ना किसी को मारने से ज़्यादा अच्छा होता है उसकी बेइज्जती कर देना। अब वो हमेशा 3 उंगलियां कटी हुई लेके घूमता रहेगा हर तरफ, तो उसको याद दिलाता रहेगा कि तुम्हारी 3 उंगलियां किसने काटी थी। और फिर वो वहाँ से शिवाजी महाराज ने एस्केप किया, मार के 600 सैनिकों लेकर के 2500 की फौज में मार के वहाँ से भाग भी गए। भागना क्यों ज़रूरी है ना? फिर वही बात कि बहादुरी दिखाएं क्या, वहाँ पे खड़े रहें? नहीं, बिल्कुल भागेंगे भाई, उनके पास ज़्यादा बड़ी सेना है। इससे पहले कि उनकी 2500 की सेना ऑर्गेनाइज हो पाती, शिवाजी महाराज वहाँ से निकल गए। अब यहाँ पे अगली टैक्टिक्स क्या? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन वाली टैक्टिक्स की अपने दुश्मन को आप डिस्ट्रैक्ट कर दो, उसका रास्ता भटका दो। शिवाजी महाराज ने क्या किया, पूरा अंधेरा था, शिवाजी महाराज ने एक रास्ते पे बहुत सारे बैलों के सींग में मशाले बांध दी। एक तरफ बहुत सारे बैलों के सींग में मशाले बांध दी। तो जो मुगल सैनिक थे, जब उन्होंने पूरे अंधेरे में दूर से देखा कि बहुत सारी मशालें एक लाइन में हैं, तो उनको लगा कि ये मराठे जा रहे हैं, शाइस्ता खान पे हमला करने के बाद ये मराठे भाग रहे हैं। तो मुगल सेना चली गई उस दिशा में जिस दिशा में वो मशालें थी, और शिवाजी महाराज निकल गए दूसरी दिशा से और एस्केप कर गए। और जब मुगल वहाँ पहुँचे तो उनको मिला क्या, बैलों के सींग में बंधा हुआ मशाल, बस ये मिला और कुछ नहीं मिला। तो अपने एनिमी को डिस्ट्रैक्ट कर देना, उसका रास्ता भटका देना, ये भी एक तरीका है गुरिल्ला टैक्टिक्स का। फिर आगे बात करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट गुरिल्ला टैक्टिक्स होती है, उसको बोलते हैं स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी। ये तो अब नाम पड़ गया है, डेफिनेटली उस टाइम कुछ और नाम रहा होगा या नाम ही नहीं रहा होगा, क्योंकि शिवाजी महाराज सिर्फ कहते थे गनीमी कावा। ये जो गुरिल्ला टैक्टिक्स है इसको गनीमी कावा बोलते थे और कोई नाम नहीं था इसका। तो स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी, ये इसके तहत क्या होता है कि आप, जो आपके पीछे दुश्मन आ रहा है, उसके रास्ते में जो उसके लॉजिस्टिक्स हैं, जो खाने पीने का सामान है, उसके जो अनाज के गोदाम हैं, जो कारखाने हैं, आप उसको जला दीजिए। क्योंकि जब जो सेना आपके पीछे आ रही है उसको ना अनाज मिलेगा, ना उसके कारखाने हैं जो उससे कुछ प्रोडक्शन हो सके, तो वो सेना लड़ ही नहीं पाएगी। तो सेना के लॉजिस्टिक्स पे हमला करिए। इसका एग्जांपल क्या है, 1664 मुग़लों का जो ट्रेडिंग सेंटर था वो था सूरत।
तो शिवाजी महाराज ने सूरत पे हमला करने का सोचा। अब देखिए, ट्रेडिंग सेंटर है, यानी कि जो सारा ट्रेड हो रहा है वो सूरत से हो रहा है। अगर आप मैप में देखना, मैं लगा दूंगा, गुजरात का जो सूरत है वो कोस्टल साइड पर है ना। मुगलों की ये आर्थिक राजधानी है सूरत, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी युद्ध है। मुगलों की आर्थिक राजधानी है सूरत, सूरत से ही सारा ट्रेड हो रहा है बाहर देश से, बाहर के देशों से। तो इस सूरत में बहुत सारे अमीर व्यापारी हैं। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि इन मुगलों के व्यापारियों को मैं लूटूंगा। 3 साल तक, 1660 से लेकर 1663 तक, जब तक शाइस्ता खान की उंगलियां नहीं काट दी। फिर क्या हुआ, जब उंगलियां काट दी तो वो भाग गया वहाँ से डर के मारे, क्योंकि उसको लगा कि जब भाई 1.25 लाख की फ़ौज में जो शहर के बाहर है और 2,500 की फ़ौज में जो किले पर है, तब मुझ पे हमला हो गया, तब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। शिवा कोई चमत्कारी इंसान है, मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगा। वो भाग गया वहाँ से। फिर औरंगज़ेब ने गुस्सा होके शाइस्ता खान का ट्रांसफ़र बंगाल कर दिया, तो शाइस्ता खान वहाँ से चला गया। तो 1660 से लेकर 1663 तक ये शाइस्ता खान स्वराज्य को लूटता रहा। अब शिवाजी महाराज ने कहा कि अब मैं इन मुगलों को लूटूंगा, अब मेरी बारी है ना। 100 सोनार की नहीं, 100 लोहार की नहीं, 100 सोनार की, 1 लोहार की, ये वाली बात। तो शिवाजी महाराज ने डिसाइड कर लिया कि अगला हमला होगा सूरत पे। और यहाँ पे एक और टैक्टिक्स आती है गुरिल्ला में कि रूमर, यानी अफवाह। अफवाह का भी बहुत इंपॉर्टेंस है गुरिल्ला वॉरफेयर में, कि आप अफवाह फैला दीजिए। आप अफवाहें फैलाकर अपने दुश्मन को भटका दीजिए कि हम यहाँ हमला करने वाले हैं, हम वहाँ हमला करने वाले हैं, जिससे वो कंफ्यूज हो जाए कि एक्चुअल में हमला होने कहाँ वाला है। शिवाजी महाराज ने खबरें, अफवाहें फैला दी कि मैं हमला करने वाला हूँ औरंगाबाद पे। लेकिन उन्होंने हमला कहाँ किया, उन्होंने हमला किया सूरत पे, जो कि मुगलों की आर्थिक राजधानी थी, जो कि मुगलों की आर्थिक राजधानी थी। वहाँ पे हमला किया और 10,000 सैनिक शिवाजी महाराज लेकर के गए थे अपने साथ। उस समय तक थोड़ी सेना उनकी बढ़ चुकी थी, और अपनी 10,000 की सेना लेकर के वो सूरत गए। सोचिए, भारत का सबसे बड़ा एम्पायर, औरंगज़ेब आलमगीर का एम्पायर, उसकी आर्थिक राजधानी में एक जागीरदार का लड़का घुस गया 10,000 सैनिक लेकर के, और उसकी सूरत को लूट लिया। 3 दिन तक सूरत की लूट चली है, 3 दिन तक। और जो सूरत का किलेदार था, यानी जो मुगलों का आदमी, सूरत का जो किलेदार था वो था इनायत खान। वो डर के मारे अपने किले से बाहर नहीं निकला। उसने किले के दरवाजे बंद कर लिए कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा था कि ये इस आदमी ने अफजल खान का पेट फाड़ दिया, शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी। ये बड़ा खतरनाक आदमी है, मैं इससे नहीं लड़ने वाला। वो अपने किले में बंद हो गया, किले से बाहर ही नहीं निकला। तो जो सूरत के लोग थे उनको भी लगा कि भाई तुम कैसे किलेदार हो, कोई हम पे हमला करने आया, तुम किले में छुप गए हो। तो सूरत के लोगों को भी उस किलेदार पे कोई विश्वास नहीं था। और देखिए, सूरत को लूटा शिवाजी महाराज ने तो कैसे लूटा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शिवाजी महाराज ने मिलिट्री लॉज इंट्रोड्यूस किए थे, मतलब कि कोई आम इंसानों को परेशान नहीं करेगा। तो शिवाजी महाराज ने स्ट्रिक्ट उनको आदेश दिया। और शिवाजी महाराज ने पहले ही सूची बना ली थी कि सूरत के जितने अमीर व्यापारी हैं उनकी सूची क्या है, पहले ही बना ली थी कि जो अमीर व्यापारी इनको लूटेंगे, आम इंसानों को नहीं लूटेंगे, जो आम लोग हैं उनको नहीं लूटेंगे। तो शिवाजी महाराज ने सूची के अकॉर्डिंग जिन जिन लोगों के नाम चिन्हित किए थे उनको लूटना शुरू किया, उनको बुलाया, उनको पकड़ा, उनको शिवाजी महाराज के सामने हाजिर किया गया। शिवाजी महाराज ने कहा, पैसा निकाल, पैसा निकालो बेटो, सारे जितने भी यहाँ पर हैं सब पैसा निकालो, और पैसा जमा करने के बाद जाओ अपने घर। बिल्कुल, लूट का जवाब लूट से ही देना पड़ता है, पत्थर का जवाब पत्थर से। तो शिवाजी महाराज ने उन अमीर व्यापारियों को लूटा एकदम अच्छे से। अच्छा, इस बीच में एक घटना ऐसी हो गई जिसने मराठों को गुस्सा दिला दिया। हुआ क्या, इनायत खान ने अपना एक दूत भेजा शिवाजी महाराज के सामने, और वो जो दूत था ना वो बड़ा एरोगेंट था। उसने कहा कि तुम जो ये सब कर रहे हो ना, ये सब बंद कर दो, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि तुम हो कौन बे, तुम्हारी बात हम मानेंगे ही नहीं, तुम्हारी बात हम क्यों माने, तुम हो कौन मेरे सामने ये बोलने वाले कि तुम ये सब बंद कर दो। तो उस दूत ने अपने यहाँ कमर से खंजर निकाला, जैसे अफजल खान ने निकाला था। उसने निकाला और शिवाजी महाराज पे हमला करने दौड़ा वो। तब तक वहाँ पे जो शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड थे उन्होंने फिर उसका हाथ काट दिया। ये एक्चुअल है, सारी घटनाएं एक्चुअल हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ सब हिस्टोरिकल बेसिस पे। अफजल खान वाला तो बहुत फेमस एपिसोड है, उसको तो सब जानते हैं, पर ये शायद कम लोग जानते होंगे सूरत वाला, कि वो हमला करने गया बट वो हमला फेल हो गया, क्योंकि जो बॉडी गार्ड थे शिवाजी महाराज के, उन्होंने
उसके ऊपर हमला करके उसका हाथ काट दिया। और शिवाजी महाराज के पूरे शरीर पे खून आ गया। उसका जो हाथ कटा उससे पूरा खून शिवाजी महाराज की बॉडी पर आ गया। इस घटना से मराठों को बहुत गुस्सा आया कि अब तो छोड़ेंगे नहीं, हमारे राजे पे हमला कर दिया, हमारे महाराज पे हमला कर दिया, जिन्होंने स्वराज्य का सपना हमारे लिए खड़ा किया, उन पे हमला कैसे कर दिया। अब मराठों ने शुरू किया, पूरा शहर जलाना शुरू किया कि पूरी सूरत जला देंगे इनकी। जो इनके सूरत में जितने बड़े बड़े अनाज के गोदाम हैं, जितने इनके कारखाने हैं, सब जला देंगे। तो कोई ये है स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी। ये सब जला दिया और शिवाजी महाराज सूरत से निकले। 3 दिन तक लूटने के बाद सूरत से शिवाजी महाराज वहाँ से लौटे और लौटते टाइम सूरत को जला दिया। जो वहाँ के कारखाने थे, जो वहाँ के अनाज के गोदाम थे, उनको जला दिया, जिससे अगर कोई सेना शिवाजी महाराज का पीछा भी करेगी तो उनको ना तो अनाज मिलेगा, ठीक, ना तो उनको कोई कारखाना बचा होगा उनके लिए। तो सब उन्होंने जला दिया आते वक्त। इसको बोलते हैं स्कॉच अर्थ पॉलिसी। आप अपने दुश्मन को लॉजिस्टिक्स से, यानी जो सामान है उनसे दूर कर दीजिए, उनके सारे इस पे हमला कर दीजिए, जो इनके जिससे हमको खाना मिलता है, जिससे उनको अनाज मिलता है, जिससे उनको पानी मिलता है, इससे आप हमला करिए। तो वही शिवाजी महाराज ने किया, स्कॉच अर्थ पॉलिसी का इस्तेमाल किया और शहर जला दिया। और शहर जलाने के बाद शिवाजी महाराज की एक बहुत फेमस लाइन भी है जो उन्होंने बोली थी कि तुझा बादशाहची सूरत आम्ही बदसूरत केली, ई भूमि आमची, आमचाच अधिकार त्यांच्यावर। मतलब कि तुम्हारे बादशाह की सूरत, उस औरंगज़ेब की सूरत को मैंने बदसूरत कर दिया। ये भूमि मेरी है, मेरा अधिकार है इसके ऊपर। अपना मतलब अधिकार जता दिया वहाँ पे, और औरंगज़ेब को भी दिखा दिया कि हम तुम्हारे घर में घुस के तुमको लूट सकते हैं। डरपोक कौन है? औरंगज़ेब शिवाजी महाराज जब तक जीवित थे एक बार भी महाराष्ट्र में नहीं आया, और शिवाजी महाराज उसके गुजरात में घुस गए जो उसका आर्थिक राजधानी थी, और उसका लूट भी लिया। कौन बहादुर कौन डरपोक, क्या आप डिसाइड करिए। तो वहाँ से शिवाजी महाराज सूरत से वापस आते हैं, उसके पूरे अनाज के गोदामों को जला करके, और स्कॉच अर्थ पॉलिसी का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो वापस आ गए सूरत में। तो ये बहुत सारी टैक्टिक्स हमने देखी। शिवाजी महाराज के बहुत सारे युद्ध हैं, और जितने मैंने युद्ध बताए हैं आपको बहुत कम डिटेल में बताए हैं। ये कहानी बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन वही है कि आपको सिलेबस भी देखना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो बहुत सारी बातें हम यहाँ पे नहीं कर पाए, लेकिन जो जानने की बात है वो ये कि ये जितनी टैक्टिक्स मैंने बताई ना, कि छुप के हमला करना, एनिमी को डिस्ट्रैक्ट कर देना, एनिमी के लॉजिस्टिक्स पे हमला कर देना, उस एनिमी को पहले अपने एरिया में बुलाना, ये सब गुरिल्ला टैक्टिक्स का पार्ट है। और मैंने अपने आंसर में बहुत अच्छे से लिखा है। आप इस आंसर को एकदम अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, आसानी से आपको नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छे नंबर इसमें मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और जैसे मराठा इरेगुलर वॉरफेयर आता है ना, एक तो क्वेश्चन आता है गुरिल्ला टैक्टिक्स ऑफ शिवाजी महाराज, एक आता है मराठा इरेगुलर वॉरफेयर। तो दोनों में सेम ही आंसर रहेगा। ये जो जितने टैक्टिक्स है सब इरेगुलर ही तो हैं। रेगुलर वॉर में तो सामने सामने लड़ाई होती है, बट यहाँ पे तो छुप के हमला हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, स्कॉच अर्थ पॉलिसी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इरेगुलर वॉरफेयर का ही पार्ट है। तो इरेगुलर वाले का भी आंसर वही गुरिल्ला वाला ही होगा, ठीक। तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, तो आप आंसर को लिख लीजिएगा। बाकी इसके बाद 1674 में शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक होता है। 6 जून 1674 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। पिछले 500 सालों में पहली बार कोई हिंदू राजा ने अपना राज्य अभिषेक करवाया, और अपने आप को राजा, और सिर्फ राजा उन्होंने नहीं माना, जो आसपास के राज्य थे उन्होंने भी उनको राजा माना, उनको उपाधि दी। इस बात से औरंगज़ेब बहुत जल गया था कि मतलब औरंगज़ेब के रहते किसी ने जो है अपना राज्य कायम कर दिया, और अपने आप को राजा यानी छत्रपति का टाइटल वहाँ से आया है। जब शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ तब उनके नाम के आगे लगा छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति मतलब वो इंसान जो अपने लोगों के ऊपर छत्र ढड़ के खड़ा है। छत्र मतलब उनको बचाया हुआ है, उनका जो प्रोटेक्टर है वो अपने लोगों के ऊपर छत्र रख के खड़ा है, वो छत्रपति है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम वहाँ से पड़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये टाइटल उनको राज्य अभिषेक से मिला। शिवाजी महाराज की कहानियाँ तो हम कहते रहेंगे तो कहते ही रह जाएंगे, उसका तो कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि जितनी उनकी तारीफ़ की जाए उतना कम है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर किसी का इंटरेस्ट हो, ये जो अफ़ज़ल ख़ान वाली लड़ाई थी ना, जिस तरह से अफ़ज़ल ख़ान को मारा, कैसे मारा, किस तरह से युद्ध हुआ, अगर ये आपको देखना है तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक लगा रहा हूँ। एक सीरियल था, एक मतलब पूरा कार्यक्रम था, महाराष्ट्र में आता था, राजा शिव छत्रपति।
एक कार्यक्रम था राजा शिव छत्रपति, तो उसका एक एपिसोड का लिंक मैं लगा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। तो वो 17 मिनट की बस वीडियो है, उसमें आप देख लेना 17 मिनट में किस तरह से युद्ध हुआ, कैसे अफजल खान को मारा और किस तरह से हमला मराठों ने किया। तो आपको एक और अच्छा विजुअल आपको दिख जाएगा कि किस तरह से हमला हुआ, तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा उसको देखने में। 17 मिनट का बस वो वीडियो है, तो आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आपका टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो गया। जो मेरे नोट्स हैं आप उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। नोट्स में मैंने हिस्ट्री कम रखी है और डिफेंस ज़्यादा रखी है, लेकिन वीडियो बना के मैंने पूरी आपको स्टोरी समझा दी कि किस तरह से उन्होंने अटैक किया, किस तरह से सारी टैक्टिक्स का उन्होंने इस्तेमाल किया और किस तरह से उन्होंने अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करी, ठीक है। तो चलिए, जय भवानी, जय शिवाजी।